क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। आपको पूरा एनसीईआरटी का एक एक हिस्सा अच्छे से कवर करना है, एक एक इमेज को भी ध्यान से देखना है और साथ में आपको खूब सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। ये वो हिस्सा है जहां पर अधिकांश स्टूडेंट गलती करके आते हैं। यहां पर अच्छी क्वालिटी का बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्लियर? ठीक है, तो इसलिए बेटा हम इस चैप्टर को जो है वो बिल्कुल स्लाइस करके इसका जूस निकाल कर पी जाएंगे। ऐसा चैप्टर को तैयार करेंगे कि एक भी क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी का हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, मतलब 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी के अंदर लाना है हमें और पूरे एग्जाम में 720 आउट ऑफ 720 को हम टारगेट करके बैठे हुए हैं। क्लियर? तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है बैक्टीरिया में ही क्यों पाए जाते हैं। कोई तो कारण होगा। फिर देखेंगे हम कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो किस प्रकार से ब्लंट एंड को बनाते हैं, क्या स्टिकी एंड का मतलब होता है। फिर ये भी देखेंगे कितने प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, कैसे उनका हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग के पीछे क्या कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है वो भी हम देखेंगे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे बेटा और उनको हम समझेंगे और आज के लेक्चर के बाद कई सारे एमसीक्यू आप जो है उनको सॉल्व अप कर पाएंगे। और याद रखिएगा लेक्चर में हमने जो है वो नीट एम सब लेवल की इंफॉर्मेशन को हमने कवर किया है। भले ही से अभी आपका एग्जाम एक ही हो रहा है लेकिन तब भी हमको अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे लेवल पर बेटा रखना चाहिए ताकि मान लो एग्जाम का लेवल रेज करता है तो वहां हम दिक्कत में ना आए। लेवल ऊपर है तो नीचे लेवल में कोई समस्या नहीं होगी, पर लेवल नीचे रखा हमने और लेवल ऊपर का आ गया तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। तो हर बार की तरह इस बार भी हम एक काम करेंगे कि लेक्चर के चूंकि असाइन टास्क है ये लेक्चर, ये तो मैं पहले आपको आपके साथ में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे बेटा, तो उन क्वेश्चंस को हम जो है वो सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं लेक्चर में, है ना, कि कितना सीखा हमने। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है, A desirable change in genotype of an organism is obtained by। एक जीव के जीनोटाइप में मनचाहा परिवर्तन किससे हम प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए है डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है एमआरएनए फॉर्मेशन। बताइए क्या इसका सही उत्तर होगा? ठीक है, 2-3 सेकंड रुकता हूं मैं, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या होगा इसका। यानी कैसे आप एक ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप में अपना मनवांछित परिवर्तन, डिजायरेबल चेंज आप कर सकते हैं, बताइए। आंसर इसका है आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन? कौन सा विशिष्ट डीएनए क्रम पुनरावर्तन की शुरुआत करने के लिए जरूरी होता है? विच स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन? ऑप्शन ए है ऑरी, ऑप्शन बी है टेट आर, ऑप्शन सी है आरओपी रोप, ऑप्शन डी है सीएलए क्ला फर्स्ट। बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए क्या आंसर इसका? इसका आंसर है ओरी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के। याद रखिएगा टेट आर जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, जबकि क्ला फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एक साइट होता है और रोप होता है वो हिस्सा होता है प्लाज्मिड के डीएनए का जो उन प्रोटीन को बनाता है जो रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन ओरी वो पॉइंट होता है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं इसको, शॉर्ट में ओरी कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्लाज्मिड इज यूज्ड एज ए वेक्टर बिकॉज। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में करते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है इट कैन कैरी ए फॉरेन जीन, ऑप्शन बी है इट किल्स होस्ट सेल एंड मल्टीप्लाइज रैपिडली,
ऑप्शन सी है इट इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी है इट इज रेजिस्टेंस टू एंजाइम लाइगेज। बताइए क्या आंसर है इसका, बताइए क्या आंसर इसका। वेरी गुड, इसका आंसर है इट कैन कैरी ए फॉरेन जीन। वेक्टर वो होता है जो फॉरेन जीन को होस्ट सेल में अंदर एंटर करता है, ठीक है, और प्लाज्मिड आर दी मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द टर्म वेक्टर इज अप्लाइड फॉर दी। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसके लिए हम वेक्टर शब्द का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए है सोर्स ऑफ डीएनए, ऑप्शन बी है प्लाज्मिड, ऑप्शन सी है सेल्स विच रिसीव डीएनए, वे कोशिकाएं जो डीएनए को रिसीव करती हैं, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या है इसका? वेरी गुड, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को के लिए हम वेक्टर वाइड का यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट सॉल्व करते हैं, लेक्चर भी सुना ना उसका। क्वेश्चन नंबर 5 है टूल्स यूज्ड बाय स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी वाज, वे कौन से उपकरण थे जिनका उपयोग स्टेनले कोहेन, हर्बर्ट बॉयर ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किया था? ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ऑप्शन बी है प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला, ऑप्शन सी है एस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दोस। क्या आंसर है इसका? क्या आंसर है इसका? यदि आपने आंसर लगा रहे हैं प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला का यूज तो किया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का भी इस्तेमाल किया था उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई में इस कॉम्बिनेशन को इंटर भी कराया था उन्होंने। तो इसका मतलब यह हो गया कि एस्चेरिचिया कोलाई से उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिया था, उन्होंने साल्मोनेला से उन्होंने प्लाज्मिड को लिया, उन्होंने वेक्टर के रूप में उसका इस्तेमाल किया उन्होंने के। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस के, मतलब यहां पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी इस्तेमाल किए गए थे, यहां पर साल्मोनेला का प्लाज्मिड भी इस्तेमाल किया गया था, और एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकाला भी गया था, ठीक है ना। तो आंसर हो गया इसका क्या बेटा? ऑल ऑफ दिस। क्या है ना मजेदार क्वेश्चन, यहां पर गलती हो सकती है, सिली मिस्टेक होने की संभावनाएं होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6, द वेक्टर डीएनए इज यूज्ड टू, वेक्टर डीएनए का उपयोग किसके लिए करते हैं हम? ऑप्शन ए है कट द एलियन डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, बाहरी डीएनए को विशेष स्थानों पर काटने के लिए, ऑप्शन बी है ट्रांसफर ऑफ एलियन डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट जीव में, पोषक जीव में बाहरी डीएनए को प्रवेश कराने के लिए, ऑप्शन सी है ज्वाइन द कट डीएनए मॉलिक्यूल, कटे हुए डीएनए अणुओं को जोड़ने के लिए, ऑप्शन डी है आइडेंटिफाई डीएनए विथ डिजायरेबल जीन, मनचाहे जीन वाले डीएनए को पहचानने के लिए। तो वेक्टर का यूज किसके लिए करते हैं? फॉरेन डीएनए को, एलियन डीएनए को होस्ट सेल में इंटर करने के लिए करते हैं। तो आंसर है इसका बी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विथ प्लाज्मिड वेक्टर इज पॉसिबल ड्यू टू, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हम प्लाज्मिड वेक्टर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि किस कारण से जोड़ सकते हैं? क्या उसके पीछे कारण है? कारण उसके पीछे ये कि हमारे को जोड़ने वाला एंजाइम मिल गया है। अब ऑप्शन देखो इसका, ऑप्शन ए है एंजाइम डीएनए लाइगेज, ऑप्शन बी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन सी है एलियन डीएनए, ऑप्शन डी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन एस्चेरिचिया कोलाई। आंसर क्या है इसका बेटा? आंसर इसका है एंजाइम डीएनए लाइगेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन आरडीएनए इज ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल, जब आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश कराया जाता है, इट रेप्लिकेट्स एंड मेक्स मल्टीपल कॉपीज यूजिंग, तब ये अपनी आपको रेप्लिकेट करता है और अपनी कई कॉपी बनाता है इसका उपयोग करके। तो किसका उपयोग करता है वो? सिंपल सी बात है, डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई किस एंजाइम की हेल्प से करता है? वेरी गुड, यू गॉट द आंसर। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन इसका डीएनए लाइगेज, ऑप्शन बी है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी है प्लाज्मिड, ऑप्शन डी है मॉलिक्यूलर सीजर्स। आंसर इसका हो गया डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इको R1 क्या है? इज इको R1 इज ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऑप्शन बी प्लाज्मिड, ऑप्शन सी यूज्ड टू जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स, ऑप्शन डी द एब्रिविएशन ऑफ बैक्टीरिया एस्चेरिचिया कोलाई। आंसर क्या है? इको R1 इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, तो आंसर इसका ए हो गया। लास्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ इको R1 इज, इको R1 का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है माइकोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी है बैसिलस सबटिलिस, ऑप्शन सी है एस्चेरिचिया कोलाई, ऑप्शन डी है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। आंसर क्या है इसका? एस्चेरिचिया कोलाई। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क में आपको बताना है कि इको R1 में ई का मतलब क्या है, को का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है। तो आपको ये लिख भेजना है कमेंट बॉक्स में कि इको R1 में ई का मतलब क्या है, को का मतलब क्या है, ठीक है, आर का मतलब क्या है, फर्स्ट का मतलब क्या है। क्लियर?
तो ये तो हमने आज के असाइन टास्क के पीछे पहले 10 क्वेश्चन हमने लगा लिए, ठीक है, और आपने मेरे साथ सॉल्व भी कर लिया इनको। अब एक काम करते हैं, अब फटाफट से मैं बाहर निकलता हूं और वापस आता हूं फटाफट कपड़े चेंज करके, है ना, ठीक है। मतलब अभी नई जो है वो समझ गए ना आप, लेक्चर दूसरा लगने वाला है अभी, तो मतलब आपको मेरा जो है क्लॉथ्स, आपको ड्रेस मेरा चेंज नजर आएगा, है ना। तो जाता हूं और आता हूं वापस थ्रू मी टीवी। चलो, हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के पिछले 2 लेक्चर में हमने ये देखा कि बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस साइंस है। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, जहां पर हम कई सारी इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिल्स का इस्तेमाल करते हैं, और हमारा पर्पज सिर्फ एक होता है कि हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो है वो मनुष्य के कल्याण के लिए, ह्यूमन को और बेटर जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने के लिए हम जो है मेडिसिन प्रोवाइड कर सके, ऐसे फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके जो अधिक न्यूट्रिएंट रिच हो, ठीक है, फसलों में सुधार कर सके। तो हमारे कई सारे ऑब्जेक्टिव है जहां पर बायोटेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं बेटा, बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है एक फैक्ट्री के तौर पर यूज करने का सोच रहे हैं। हम चाहते ये हैं कि जो भी फाइन केमिकल्स हमको चाहिए, जो भी एंजाइम हमको चाहिए, जो भी हमको जो है मेडिसिन चाहिए, जो भी उत्पाद हमको चाहिए, वे प्रोडक्ट हमको जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल सके के। तो मैंने आपसे कहा था कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दूध को से दही का जमाना, चीज का बनाना, ब्रेड को और अल्कोहल को प्रोड्यूस करना, उससे कहीं ऊपर उठ करे। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम जीन के लेवल पर फेरबदल करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन करना, फेरबदल करना। तो जीन के स्तर पर जब हम मैनिपुलेशन करते हैं, फेरबदल करते हैं, तो उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। कि उसी के लिए हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वर्ड का यूज किया था, उसी के लिए हमने एल्जीनी वर्ड का इस्तेमाल किया था, याद है आपको के। तो मैंने आपसे कहा था कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके लिए जो है उसके लिए जो है हम क्या करते हैं बेटा, प्लाज्मिड का यूज करते हैं, फॉरेन डीएनए का यूज करते हैं, के याद है। हम बात करते थे टूल्स के ऊपर। तो मैंने आपसे कहा था कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो टूल्स हैं वो क्या है, वो है एंजाइम से बेटा, के वो क्या है, फॉरेन डीएनए है, वेक्टर डीएनए है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक है इसमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं उस सीरीज में। तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी में जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जीन के लेवल पर हम फेरबदल करते हैं, जीन के लेवल पर हम मैनिपुलेशन करते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए हम दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम डाल देते हैं, डिसिमिलर जीनोम को हम आपस में बदल देते हैं। तो मैंने क्या कहा था आपसे, एक एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि हमको जो है डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए हमको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, और इंसुलिन एक हार्मोन है, बॉडी में उतना ही बनता है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो एक व्यक्ति का इंसुलिन आप दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ा सकते आप, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो क्या किया हमने, क्या किया कि हमने जो है वो आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस जो है पेंक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है, वहां आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है, उनकी बीटा सेल्स से हमने ऐसा एमआरएनए निकाला जिस एमआरएनए में जो है वो इंसुलिन को बनाने की सूचना थी। उस एमआरएनए पर हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल किया, तो क्या बन गया, एक डीएनए बन गया, ठीक है। और हमने एक प्लाज्मिड वेक्टर से बाहर निकाला, एस्चेरिया कोलाई वेक्टर से प्लाज्मिड को बाहर निकाला, प्लाज्मिड में कट लगाया हमने, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया, कट लगाया, और फॉरेन डीएनए जो हमने तैयार किया था उसको वहां पे हमने जोड़ दिया, लाइगेस का इस्तेमाल किया हमने, जुड़ गया, अब बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। प्लाज्मिड को वेक्टर सेल से आपने बाहर निकाला था, उसी वेक्टर सेल में आपने प्लाज्मिड को रीइंटर कर दिया, रीइंट्रोड्यूस कर दिया आपने। अब वो प्लाज्मिड जो आपने रीइंट्रोड्यूस किया उसमें एक बाहर का डीएनए जुड़ा हुआ है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकता है, और जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, हम जानते हैं जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक जेनेटिक कोड एक समान होते हैं। तो वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इंसुलिन का जीन एक्सप्रेस करेगा, तो बैक्टीरिया इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगेगा। पर्पस हमारा वही था, हम चाह रहे थे कि कोई हमारे लिए इंसुलिन को प्रोड्यूस कर दे, और बैक्टीरिया ने ये काम कर दिखाया विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। चलिए क्या देखा हमने क्या देखा बेटा पिछली क्लास में कि डीएनए कंटेनिंग डिजायर्ड जीन रिमूव फ्रॉम द सेल, सेल से हमने डिजायर्ड जीन वाले डीएनए को निकाला, हमने वेक्टर से प्लाज्मिड को निकाला, हमने उसे वेक्टर के तौर पर यूज किया हमने, और हमने जो है जीन को जो है प्लाज्मिड में इंटर कर दिया हमने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, उसको बैक्टीरिया में इंटर किया हमने, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो अपने आप से जीनोम भी मल्टीप्लाई कर जाएगा, है ना, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था आपसे
कि जो भी हम फेरबदल कर रहे हैं जीन्स के लेवल पे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कर जो भी हम फेरबदल कर रहे हैं, उससे जो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जीएमओ। एग्जाम में पूछा था, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का वर्ड का यूज करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर अब मैं आपसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं कि बताइए जेनेटिक इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जीन को दी गई जगह से काटना और दूसरे जीनों में उसको जोड़ देना। भाई आप जीन के लेवल पर फेरबदल कर रहे हैं, आप जीन के लेवल पर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उसी को तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं। सही है कि नहीं? है ना? तो मतलब कहीं से जीनोम को काटना और कहीं पर जोड़ देना, दीज आर दी टू वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इन दोनों स्टेप के बगैर इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। तो जीनोम को काटने के लिए, डीएनए को एक नियत स्थान से काटने के लिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करते हैं, जो जेनेटिक कटर के रूप में काम करता है, जो जेनेटिक सीजर के रूप में काम करता है, केमिकल सीजर के रूप में काम करता है, जो कि एक प्रकार की रासायनिक कैंची के रूप में काम करता है, अनुवांशिक चाकू के रूप में काम करता है। वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब ये रेस्ट्रिक्शन वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानकर उसे ही काटता है, इसलिए हमने रेस्ट्रिक्शन वर्ड का यूज किया है। याद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने ये चीजें बतलाई थी आपको। फिर काटने के बाद अब जोड़ना भी जरूरी है, जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम लगेगा। तो जिसको डीएनए लाइगेज को क्या बोलते हैं? हम जेनेटिक गम कहते हैं, केमिकल गम कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक गोंद वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम। क्लियर? चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए मतलब ये है, बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। द मेन एंजाइम, मुख्य एंजाइम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। क्या है बेटा? वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज। क्लियर? चलिए, ठीक। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अब सुनना बेटा कहानी, ये एग्जाम में पूछा गया है, नीट के अंदर आया हुआ है बेटा। ठीक, नंबर 1, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में डाल लीजिए कि आप ये मत सोचा कि जो करो कि आप भी हम लेक्चर सुनेंगे, नोट करेंगे, बाद में उसको याद करेंगे, बाद कुछ नहीं होता। नीट में इतना बड़ा सिलेबस है कि बाद कुछ नहीं होता। क्या हमको जो जहां सुन रहे हैं वहीं हमको याद कर लेना है। ठीक है, क्लियर? तो आपको क्लियर कर दूं मैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान दो जरा यार। ठीक है, मैंने क्या कहा आपसे कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है बेटा एंजाइम, ये एंजाइम जो है केवल और केवल बैक्टीरिया में मिलता है। ये वायरस में नहीं मिलता, ये ह्यूमन बीइंग में नहीं मिलता, ये ईस्ट में नहीं मिलता, किसी भी फंजाई में नहीं मिलता, ये केवल और केवल बैक्टीरिया में मिलता है। अब जो केवल और केवल बैक्टीरिया में मिलता है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। बैक्टीरिया पर कौन अटैक करता है? बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं वायरस। ठीक है, बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं वायरस। ऐसे वायरस जो एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोलीफेग कहते हैं। क्या बोलते हैं? उनको हम कोलीफेग वर्ड यूज करते हैं ना, फेग मतलब वायरस के। तो जो एस्चेरिचिया कोलाई पर अटैक करेंगे उन्हें हम कोलीफेग बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा आपसे कि वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। और वायरस क्या होते हैं? वायरस बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। वायरस में क्या होता है? प्रोटीन का कोट होता है और न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, ये है वायरस। जब भी बैक्टीरिया पर अटैक करेगा तो अपना न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा। अरे याद करो यार, बैक्टीरियोफेग एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने आपको बैक्टीरियोफेग एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था ना, कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हर्सी और चेज ने किया था, 1952 में किया था। याद आया नहीं आया? ऐसे ना भूलना, पिटाई लगेगी। ठीक है, भूलना नहीं, याद रखा करो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा बेटा कि जो बैक्टीरियोफेग होते हैं, जब वो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं तो अपना जीनोम उसके अंदर डाल देते हैं, और जीनोम उसका जाके क्या करता है? बैक्टीरिया की मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। अब देखो, यदि बैक्टीरिया को बचना हो, यदि बैक्टीरिया को जो है वो वायरस के अटैक से बचना हो, तो क्या तरीका है? देखो बेटा, बैक्टीरिया तो खुद एक सिंगल सेल होता है, यूनिसेल होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, कोई बड़ी मशीनरी उसके पास है नहीं। हमारी बॉडी में तो WBC है, हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट्स है, जो अटैक करने वाले वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। अब बैक्टीरिया तो खुद ही यूनिसेल्ड है, प्रोकैरियोटिक है, तो उसके पास भगवान ने, ईश्वर ने उसको एक क्षमता दी है कि उसके पास एक ऐसा एंजाइम है जो वायरस के डीएनए को पहचान कर काट सकता है। क्या कर सकता है?
वायरस के डीएनए को पहचान कर काट सकता है, वायरस के न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्पेशली डीएनए पर एक्टिव होता है, और वो एंजाइम होता है एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस जो बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को डैमेज नहीं करता है, क्योंकि वो पहचानता है कि ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है इसको नहीं काटना है केवल वायरस के डीएनए को। अब वायरस के डीएनए को काटने के लिए वो एंजाइम के पास कोई क्षमता होती होगी, कुछ ना कुछ तो एंजाइम के पास यूनिक कैपेबिलिटी होती होगी कि वो वायरस के डीएनए को आइडेंटिफाई कर ले, अलग से पहचान ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो बैक्टीरिया के डीएनए को काट दे। आप सोचो ना, जैसे हम लोगों में भी क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है कई बार ह्यूमन बींग्स में, कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसे हम ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। यदि बैक्टीरिया में जो एंडोन्यूक्लियस है उसने बैक्टीरिया का डीएनए जिसके आसपास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसको काट दिया तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो ईश्वर ने क्षमता प्रदान की, उसने कहा कि भाई ऐसा एंडोन्यूक्लियस होना चाहिए ये जो केवल वायरस के डीएनए को पहचाने, और कैसे पहचानेगा वो, कुछ स्पेशल सीक्वेंस के कारण पहचानेगा वो। और वो जो स्पेशल सीक्वेंस होते हैं ना वो उल्टा और सीधा पढ़ने पर एक समान होते हैं, और उन्हें हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं, हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्लियर? तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं विशेष सीक्वेंस को पहचानते हैं और वहीं पर वो कट लगाते हैं, इसलिए वो वायरस के डीएनए को काट लेते हैं बजाय बैक्टीरियल डीएनए के। और इसका मतलब प्रकृति ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को बैक्टीरिया के डिफेंस सिस्टम के रूप में बनाया था, और हमको ये राज मालूम चल गया और हमने उस एंजाइम को निकाला और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, क्या लिखा देखो, आई बात समझ में बेटा? कि हर जो छोटी छोटी बात है ना उसके पीछे एक पूरी स्टोरी छुपी होती है और वो मालूम होना चाहिए हमको। के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया एक्ट लाइक बायोलॉजिकल स्केलपेल। के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, जो हमने आपसे कहा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो बैक्टीरिया में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और ये बायोलॉजिकल स्केलपेल के रूप में काम करते हैं, विशेष सीक्वेंस से पहचान सकते हैं और डीएनए को काट सकते हैं। ओनली रिकॉग्नाइजिंग ए पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड के, ये न्यूक्लियोटाइड के एक विशेष सीक्वेंस को ही पहचानते हैं और उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। उसके लिए हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक। डीएनए लाइगेज वो एंजाइम होता है जो कटे हुए डीएनए को जोड़ सकता है के, तो ये एक प्रकार के अनुवांशिक गोंद के रूप में काम करता है, जेनेटिक ग्लू के रूप में काम करता है। क्लियर? कौन सा एंजाइम बेटा? डीएनए लाइगेज। तो इसका मतलब जो मेन एंजाइम होते हैं बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग के, वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज। इनके बगैर जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर मैंने आपको जो बताया बेटा उसके बारे में देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द फॉरेन डीएनए और बैक्टीरियल फेग। ठीक है, अब ये मत बोलना कि ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी भूल जाओ भी, कि जहां मैं पूरा 100% एनसीईआरटी इंक्लूड करूंगा, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी ऐसा चैप्टर है बेटा जहां पर एग्जामिनर बहुत सारे अलग अलग रेंज से क्वेश्चन लाकर देता है और ये वो चैप्टर है जो आपको टॉपर बनाता है। इसलिए इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है और जो मैं पढ़ा रहा हूं विथ इन एनसीईआरटी एंड आउटसाइड एनसीईआरटी दोनों याद रखना है। ठीक है ना बेटा? मुझे मालूम है कहां मुझे एनसीईआरटी से बाहर निकल कितना पढ़ाना है और कहां मुझे एनसीईआरटी के अंदर ही रहना है। ठीक है, अब आप बोले नर्वस सिस्टम में सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, मैंने कहा नहीं भाई, मैं जो एनसीईआरटी लिखा है पूरा 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे हम, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे उसमें से हम। लेकिन अब आप चाहते हैं कि आपको मैं जो है क्रिनियल नर्व के पूरे टाइप, नर्व की सप्लाई, नर्व एंडिंग सब पढ़ा दूं, तो वो अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। उसमें एनर्जी लगाएंगे आप तो कोई फायदा आउटपुट नहीं मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें। पहले सिलेबस में किसी जमाने में था वो, अब इस सिलेबस में नहीं है। उठ अब पूरा एग्जाम का फोकस है एनसीईआरटी के ऊपर, तो उसके फोकस कीजिए। फिर भी एम्स और जिपमर के लिए जो एक्स्ट्रा स्टॉक लेक्चर लेके मैं कवर कर दूंगा उन पोर्शंस को, लेकिन अभी बेटा पूरा फोकस रखिए जो कंटेंट है उसके ऊपर। ठीक है ना? डेविएट मत होइए आप, तो हम कोर्स ही पूरा नहीं कर पाएंगे कभी, है ना? इसलिए हमको बिल्कुल फोकस करना है ना। चलिए, तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर बनते हैं और इनको ये फॉरेन डीएनए या बैक्टीरियोफेज के डीएनए से बचाते हैं, वो उनको इन्फेक्शन से सेव करते हैं। एक प्रकार से ये जो है वो बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ये बैक्टीरिया के इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ठीक है बेटा? ठीक। और इसका एग्जांपल क्या है? इको आर1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जो एस्चेरिचिया कोलाई से निकाला जाता है। कि इको आर1 एक जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बेटा, जिसको एस्चेरिचिया कोलाई से जो है हम निकालते हैं। और ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं?
स्पेशल सीक्वेंस होते हैं इनके, दे आर दी स्पेसिफिक सीक्वेंस। और हर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस किस पर होते हैं? उस डीएनए पर होते हैं। जिस डीएनए पर ये एंजाइम काम करता है तो इस सीक्वेंस को पहचानेगा और काट देगा उसको वो, ठीक है। ठीक, अब इंटरेस्टिंग बात यह कि यहां से बायोटेक्नोलॉजी का थोड़ा सा तो लेवल ऊपर हो जाता है। यहां पे मैंने आपसे कहा जब भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा तो 3 प्रकार के वो सिरे काटेगा, 3 प्रकार के एंड कट लगाएगा। उनके 3 तरह के कट लग सकते हैं। एक होता है ब्लंट एंड बनाएगा वो, 5 प्राइम ओवरहैंग बनाएगा वो, 3 प्राइम ओवरहैंग बनाएगा वो। अब ये क्या चीज है? देखो बेटा, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात ये है कि एक, ठीक है, एक ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है ना, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ये इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड से दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना, ठीक है। अब एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, उसने कट लगाया। कट कहां लगाया उसने? दोनों स्ट्रैंड को उसने बराबरी से काट दिया, बराबरी से काट दिया उसने। तो जो नया डीएनए बना, नए जो डीएनए के 2 टुकड़े, जो डीएनए के 2 टुकड़े बने वो कैसे बने बेटा? ऐसे बने, बने ना 2 टुकड़े, कट गया वो 2 हिस्सों में, है ना, ठीक है, दोनों हिस्से। ब्लंट एंड, कोई भी सिरा, जिससे मैंने आपसे कहा ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो ये 2 सिरे बराबर बराबर कट गए। मतलब मैंने क्या किया, इसको बराबरी से काट दिया, 2 हिस्से बराबर बराबर कट गए। इसको बोला ब्लंट एंड। कोई सिरा बाहर ओवरहैंग, कोई बाहर नहीं निकला हुआ है, कोई हिस्सा बाहर नहीं निकला। अब आप बोलोगे सर हमको ओवरहैंग समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूं आपको, अब आपको दिखलाता हूं मैं ओवरहैंग क्या चीज है बेटा, ठीक है। ठीक, एक काम करते हैं, हम यहां ले लेते हैं, दिख रहा है आपको कि हम यहां पे इसको ऐसे लिया हमने, ठीक है। ठीक, ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट लगाया। अब कट लगाने का जगह उसने कहा, इधर कट लगाया उसने इस पॉइंट पे, इधर कट लगाया उसने इस पॉइंट पे, ठीक है। काटा दोनों स्ट्रैंड को के। अब कटने के बाद जो स्ट्रैंड निकल के सामने आया वो कैसा आया? Hello. Sorry to disturb you in between the lecture, but it's important to inform you. You should download the BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take the subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. ऐसे ही कटेगा ना बेटा, जहां कट लगाया वहां से कटेगा वो। कुछ हमें अनपेड हिस्से दिखाई पड़े, तो देख रहे हैं आप, आपने क्या देखा? एक डीएनए का टुकड़ा पीस जो है वो ये है, और दूसरा डीएनए का जो पीस है वो ये हो गया बेटा, ठीक है। दोनों में एक एक हिस्सा बाहर निकला हुआ है, अनपेड हिस्सा बाहर निकला है। और इसको क्या कहा था हमने? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने पढ़ाया था और कहा था आपसे स्टिकी एंड ऑफ डीएनए, जो अनपेड सिरे बाहर निकलते हैं, निकले हैं बेटा। और यदि निकला बाहर सिरा 3 ऊपर 3 प्राइम होगा, यहाँ पे 3 प्राइम, तीसरा फॉस्फेट होगा, यहाँ पे के 3rd शुगर की पोजीशन फॉस्फेट होगा, तो हम क्या बोलेंगे? 3 प्राइम ओवरहैंग बोलेंगे। 5th पोजीशन पे फॉस्फेट होगा तो क्या बोलेंगे? 5 प्राइम ओवरहैंग बोलेंगे उसको हम। क्लियर? चलिए देखिए, अब ध्यान से देखिए इसको, ये एस्चेरिया कोलाई के ई कोलाई ना, एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया से मिलने वाला जो इको R1 है, के इको R1 है, ठीक है, इको R फर्स्ट, ठीक है। ये एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया से मिलने वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये इस सीक्वेंस पे काम कर रहा है, ठीक है। वो किसको पहचानता है? वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है, GAATTC के। और इंटरेस्टिंग बात है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऐसे होते हैं जिनको हम उल्टा सीधा पढ़े एक समान होते हैं, वो डबल स्टैंड में GAATTC ये स्टैंड है। फिर देखो, सी के सामने जी, टी के सामने ए, टी के सामने ए, टी, टी और सी, ठीक है। आप पढ़ो सीक्वेंस उल्टा से, GAATTC, यहां से पढ़ो GAATTC, होगा ना बेटा? आप पूरी भाई डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है? एंटी पैरेलल होते हैं, तो आप देखो उल्टा सीधा पढ़ने पे दोनों स्ट्रैंड पे सीक्वेंस एक समान मिल रहा है। और ये जो इको R1 है वो कट कहां लगाता है? वो कट लगाता है यहां पे, यहां कट लगाया, वो कट लगाता है यहां पे बेटा, वो यहां पे कट लगाया उसने और यहां कट लगाया। बताओ, जहां कट लगाने के पॉइंट देख के आप बताइए मुझे, आप खुद मुझे आंसर करेंगे। कट लगाने के पॉइंट देख के बताइए, ये ब्लंट एंड बनाएगा या ओवरहैंग बनाएगा? क्या बनाएगा बेटा? ये ओवरहैंग बनाएगा। ब्लंट एंड बनाने के लिए बीच में से काटना पड़ता है ना, ठीक है। चलिए देखिए, आप रेस्टिंग इको R1 है, कट लगाया इसने, तो देखो आप ये बन गया ना, क्या बन गया? ब्लंट एंड बन गया के। तो क्या देखना, ये ओवरहैंग दिखाई पड़ रहा है हमको, क्या ये ओवरहैंग, ये स्टिक है ना, अनपेड हिस्सा है ये निकला हुआ, ठीक है, अनपेड, ये ओवरहैंग है के। क्लियर? देख रहे हैं आपके? तो ये क्या होगा बेटा? ये 5 प्राइम ओवरहैंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको 5 प्राइम ओवरहैंग देखने मिल रहा है, ठीक है। क्लियर?
देखिए ध्यान से ना। और फिर क्या किया हमने, अब इंटरेस्टिंग बात ये कि कैसे यूज करते हैं इसका, हम समझो, समझने पे फोकस करो बेटा, लिखा सब है बुक के अंदर, क्या समझो, समझ में नहीं आता है चैप्टर, इसलिए इंपॉर्टेंट है समझना है यहाँ पे। मैंने क्या कहा आपसे, जब भी कभी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो आप ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे बेटा जो आपके फॉरेन डीएनए को भी काट सके, प्लाज्मिड को भी काट सके। उससे क्या होगा, आप दोनों को सेम एंजाइम, इंपॉर्टेंट बात है, सेम एंजाइम लेना पड़ेगा आपको। यदि अलग अलग एंजाइम से काटोगे ना तो जो निकले हुए सिरे वो अलग अलग होंगे, वो जुड़ ही नहीं पाएगा डीएनए आपस में। भाई डीएनए तो कॉम्प्लीमेंट्री, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, जोड़ने के लिए करेगा ना फॉलो। ओके, तो क्या किया मैंने इको R1 लिया, उससे ये डीएनए काटा, इको R1 लिया, उससे प्लाज्मिड काटा, दोनों के काटने पे आप देखिए स्टिकी एंड अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड सिरे मिले, दोनों सिरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे क्योंकि सेम सीक्वेंस में काटेगा वो एंजाइम, तो सेम सीक्वेंस को पहचानेगा, सेम सीक्वेंस को पहचानेगा तो सेम तरीके से काटेगा। और हमने क्या किया, कटे हुए हिस्सों को पास ले आए तो बन गया बॉन्डिंग, देखो बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। समझो, फंडामेंटल्स को समझो कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप इस्तेमाल करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जो आपके फॉरेन डीएनए को भी काट सके पॉइंट पर, और वो आपके प्लाज्मिड को भी काट सके, तभी तो सेम सिरे मिलेंगे और वो जुड़ पाएंगे आपस में, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे उसको, है ना। क्लियर। अब कौन सा एंजाइम क्या, अब ये चिट अब ये एनसीईआरटी में नहीं है कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एम्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जिपमर, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर नीट आउटसाइड को, जो क्वेश्चन नीट के 10% क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं उसका ये इंपॉर्टेंट है, क्या ठीक। अब याद रखना के किस सीक्वेंस पे कहां से काटता है के, ठीक है, दोनों स्टैंडर्ड बेटा सेम सीक्वेंस होता है, उल्टा अपोजिट करने पे, कोई पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना। इस टेबल से हमको 3 बातें मालूम चल रही हैं, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस वेक्टर से मिलता है और किस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है। और कई बार बड़े बाउंसर क्वेश्चन है, जैसे कि ये पूछ लेगा बेटा के, ये एग्जाम में आ गया एक बार, ठीक है, ये पूछा गया एक बार, ठीक है, ये पूछा जाता है, तो ये पता होना चाहिए गुट के, ये पता होना चाहिए, तो इसलिए बेटा जो इंपॉर्टेंट है ना वो नोट करा देना, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा जो है वो दम दिखानी पड़ेगी यहाँ पे एग्जामिनर गुट के। हाँ ठीक है, तुम बुद्धिमान हो तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना बच्चों, ठीक है, चलो, है ना। तो देखिए वॉर्म H फर्स्ट के वेसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस, ठीक है, उस वेक्टर से मिलता है, जो है वो एंजाइम का नाम क्या है, वॉर्म H फर्स्ट, है ना, वो आई नहीं फर्स्ट होता बेटा, क्या जिस क्रम में डिस्कवरी होती है ना उसी क्रम में उसका नाम रखते हैं हम, ठीक है। फिर क्या देखा हमने, ठीक है, हमने क्या देखा, हमने देखा बेसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस की टारगेट सीक्वेंस क्या है इसका, GGATCC, क्या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, GGATTCC, ठीक है। तो जी के पहले ने ये भी ओवरहैंग बनाएगा, जी के बाद कट लगाएगा, है ना बेटा, ठीक है। फिर इको R1 किससे मिलता है, एस्चेरिचिया कोलाई के RY13 स्ट्रैंड से मिलता है, ठीक है, एंड एस्चेरिचिया कोलाई से मिलता है इसलिए इसका नाम हो गया इको, ई फॉर एस्चेरिचिया, को फॉर कोलाई, क्या RY स्ट्रैंड से मिलता है तो R रिप्रेजेंट द स्ट्रैंड के, और फर्स्ट सीक्वेंस डिस्कवरी में पहले नंबर पे था इसलिए R फर्स्ट हो गया उठ के। तो सीक्वेंस क्या पहचानता है, GAATTC को पहचानता है, तो जी के बाद स्टार लगाया मतलब वहां कट लगाता है, ये याद रखना कट कहां लगाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। हिंथर्ट के HIND हिंथर्ट के क्या कहा, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजी RD से मिलता है, के, और इसमें सीक्वेंस क्या है, AAGCTT में A के बाद कट लगाता है। फिर MVO फर्स्ट के ये मिलता है मोरेक्सेला वोबिस से मिलता है, ठीक है, और ये कट कहां लगाता है, ये GATC में G के पहले कट लगाता है, क्या कुछ भी G के पहले कुछ भी हो सकता है, वहां कट लगाता है, ठीक, ठीक। PST फर्स्ट के प्रोविडेंसिया इंस्टीट्यूट, ये CTGCAG के ये सीक्वेंस में A और G के बीच कट लगाता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है SMA फर्स्ट के, एम्स के अंदर पूछा गया के Serratia मार्सेंसस के, और ये जो है वो ब्लंट एंड को प्रोड्यूस करता है। तो एग्जाम में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे ऑप्शन में जो है वो दे रखा था आपका हिंथर्ट दे रखा था, इको R फर्स्ट दे रखा था, आपका वार्म H1 दे रखा था। अब पता होगा तब तो आंसर लगाएंगे ना इसमें, इको R1 मालूम है कि ये ब्लंट एंड नहीं बनाता उठ के, लेकिन अब हमको ये पता होना चाहिए, तो SMA फर्स्ट उसका आंसर था, ठीक है। टेक फर्स्ट जो है वो थर्मोफिलस एक्विटिकस से मिलता है, TCG में T और C के बीच में कट लगाता है। XMA फर्स्ट जो है जेंथोमोनास माल्विसिरम जो है C के बाद कट लगाता है उठ के, CCC और GGG सीक्वेंस को पहचानता है वो, ठीक है बेटा, ठीक ठीक।
तो लिस्ट में एक बार लिस्ट, इस लिस्ट में चेक कर लो बेटा आप कहां टकरा लाता है। यदि कोई छूट गया बैक्टीरिया ना उसको नोट कर लो आप, ठीक है ना। दो अलग अलग बुक्स इसलिए आपको दिखा रहा हूं मैं, तो ये जो है वो मैच कर लीजिएगा। कोई यदि छूट गया तो उसको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको मैग्नीफाई करके देख लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। क्लियर? बाकी मैं एक शीट भी डाल दूंगा इसकी, लेकिन फिर भी आप अपना काम मत छोड़ो अभी, है ना। जो काम है हाथ का वो कर लो पूरा, ठीक। फिर अब हम आते हैं एनसीईआरटी पे। इतनी सारी कहानी सुनने के बाद अब हम आते हैं एनसीईआरटी पे कि हमारी प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी क्या कहती है हमसे, क्या बताना चाहती है हमको के। और आपको बता दूं के एम्स में जो है एसरसन रीजन की गुत्थी सुलझ गई है। और मैंने कई सारे एम्स के जो स्टूडेंट जो हैं उनसे मेरा कम्युनिकेशन हुआ। कुछ एक दो बच्चे हमारे यहाँ सिलेक्टेड बच्चे मेट के, एक का तो हमने जो है वो आपका डाला भी हुआ है बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन फिल्म में, आपका उसने आपको आपके साथ में शेयर किया कि कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं एम्स में आप, ठीक है। तो अधिकांश लोगों का कहना यही है कि जो एसरसन रीजन के क्वेश्चन है वो सीधी एनसीईआरटी की लाइन से, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो के। इसलिए बेटा एनसीईआरटी में ने आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया कि एम्स के अंदर एसरसन रीजन जो आएगा, जो एनसीईआरटी ठीक से पड़ेगा वो उन क्वेश्चन में से जो 60 क्वेश्चन एम्स के अंदर आते हैं एसरसन रीजन के, 20 बायोलॉजी में, 20 फिजिक्स में, 20 केमिस्ट्री में, वो 50 क्वेश्चन से ऊपर आप सही कर सकते हैं केवल और केवल एम्स के जो है वो आप जो है वो एनसीईआरटी के पॉइंट दिमाग में रखें। और हम जब जैसे हमारा जो है कोर्स पूरा होगा, हम एम्स के लिए जो है एक स्पेशल क्लासेस लगाएंगे आपके एसएससी रीजन की। हर चैप्टर को ना हर एक चैप्टर जो एनसीईआरटी का बायोलॉजी में दे रखा है, ठीक है। मैं बायोलॉजी का प्रॉमिस कर सकता हूं, फिजिक्स वाले सर से मैं बात करके आपको बतलाऊंगा, केमिस्ट्री सर से बात करके आपको बतलाऊंगा, ठीक है। अभी मैं जो मेरे हाथ में है जो मैं कर सकता हूं कि हम बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन जो एसएससी रीजन के आते हैं ना, उसमें से हम 20 के 20 सही करके आएंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी को फोड़ देंगे, हम उसके जितने पॉसिबल एसएससी रीजन बन सकते हैं उन सबको बना के आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। करेंगे मेहनत हम, क्या देखते हैं कैसे नहीं होता है। देखते हैं कि भर भर के बायोमेंटर्स का हर बच्चे ने बायोमेंटर कमांडो हर एम्स का होना चाहिए, क्या, ठीक है। एम्स और बायोमेंटर्स पैरेलल चलना चाहिए, ठीक है। समझ गए बात को? अब की बार होगी बायोमेंटर्स कमांडो की भरमार, ठीक है। इलेक्शन का नारा नहीं है ये हमारा नारा है, कि हमारे जो है वो सपनों का नारा है, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग हम क्यों कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है कि आदमी के दिमाग में ये आया क्यों, समझो बात को, कि बाद में पढ़ेंगे पॉइंट, पीछे लिखा है बेटा, तो किताब में लिखा है, तब देख लेना, ठीक है। मैं एक काम करता हूं इससे बचने के लिए, बड़ा हो जाता था कि आपको पॉइंट ना दिखाई पड़े, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा आपसे कि कैसे कॉन्सेप्ट दिमाग में आदमी का आया कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करना चाहिए। ऐसे आया कि पहले भी जो है क्या होता था कि पहले भी हमें इतना हमें मालूम है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मच बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों बेटर देन है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको वैरायटी देखने मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको वेरिएशन देखने मिलते हैं, और कुछ वेरिएशन ऐसे होते हैं जो दूसरी क्रॉप की तुलना में बेहतर होते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में भी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस लेके आता है और उन्हीं वेरिएशन से नई क्रॉप वैरायटी डेवलप होती है। क्लियर? एकदम साफ के। अब हमने देखा इस बात को कि अच्छा ठीक है ऐसा होता है, तो हमने दो डिफरेंट टाइप की क्रॉप को क्रॉस कराया। हमें मालूम है कि एक फसल ऐसी है जो डिजीज रेजिस्टेंट है, जिस पर कीड़े अटैक नहीं करते, दूसरी फसल ऐसी है जिसका प्रोडक्शन अधिक है। प्रॉब्लम यह है कि जो डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप है उसका प्रोडक्शन कम है, दूसरा जिसका प्रोडक्शन अधिक है उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम है। तो अब क्या करें, प्रॉब्लम तो यहां फंस गए कि भैया एक से हमें उत्पादन अधिक मिल रहा है पर कीड़ा खा जाएगा फसल, दूसरे से हमको कीड़ा नहीं खाएगा पर उत्पादन भी नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों प्लांट को क्रॉस कराया, हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया उनको, ठीक है। और हमने क्या किया, उसके लिए क्या किया, इमैस्कुलेशन किया। जो भी प्लांट हाइब्रिडेशन टेक्निक होती है ना, कि आपने एक फ्लावर से निकाला एंथर, पॉलन ग्रेन यूज किया, ऐसे आपने इसको क्रॉस कराया, ठीक है। स्पीसीज एक होना चाहिए, डिफरेंट स्पीसीज को आप नहीं कर सकते हो, के लिमिटेशन से हाइब्रिडाइजेशन में लिमिटेशन ये है कि आप दो अलग अलग स्पीसीज को नहीं, वैरायटी अलग अलग किस्में अलग अलग हो सकती है, पर स्पीसीज को चेंज किया तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक चीज होती है, याद है आपको। यानी दो अलग अलग स्पीसीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, यदि कर भी लिया उन्होंने तो संतान जो बनेगी वो स्ट्राइल होगी, बीज नहीं बनेगा, सीड सेटिंग नहीं होगी। आई बात समझ में? इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का एक लिमिट है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोई लिमिट नहीं है। आप बैक्टीरिया में डाल दिया ह्यूमन का डीएनए लाके आपने, कोई लिमिट है क्या? बैक्टीरिया और ह्यूमन बीइंग में कोई कंपेयर है क्या? कोई कंपैरिजन नहीं है। और दो अलग अलग छोर हैं वो तो, लेकिन पॉसिबल है वो। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखा हमने, क्या क्या, दो क्रॉप को हमने क्रॉप क्रॉस किया और बेटर क्रॉप का। अब लेकिन क्या होता है कि हुआ ये कि प्रोडक्शन वाली क्रॉप का थोड़ा प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन गया जीन काट के, डिजीज रेजिस्टेंट पावर बढ़ गया उसका। कुल मिला के हमने अपना लक्ष्य तो मिल गया हमको, लेकिन प्रॉब्लम ये कई अनवांटेड कैरेक्टर जो नहीं चाहते थे वो भी क्रॉप के अंदर आ गए।
जैसे मान लो काटे थे उस क्रॉप में, वो भी कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस कर दिया उसके अंदर। फलों का स्वाद उतना अच्छा नहीं था तो वो भी आ गया अंदर उसमें। तो कई अनवांटेड कैरेक्टर भी साथ में आ रहे थे। तो ह्यूमन बीइंग्स ने क्या सोचा कि भाई देखो, एक बात तो पक्का है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा ये भी पक्का है कि हाइब्रिडेशन करने पे क्रॉप को इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब क्या इससे बेहतर कोई तरीका है? बेहतर तरीका है कि सारा लफड़ा खत्म करो, जो काम का डीएनए जीन है उसको निकालो, डाल दो क्रॉप में के, बाकी अनवांटेड कैरेक्टर नहीं चाहिए हमको। That is possible only just because of genetic engineering। और यही कॉन्सेप्चुअल आइडिया था, जो आइडिया था वो यही था इसके पीछे कि हम ऐसा कर सकते हैं, करते आ रहे हैं, उसको और बेहतर करते हैं। कोई चीज जो करते आते ना उसको और बेहतर करने का तरीका खोज लिया हमने, वही जेनेटिक इंजीनियरिंग था। ठीक है, अब क्या लिखा है एनसीईआरटी में देखते हैं हम। देखो, पढ़ो ध्यान से के। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस। मैं क्यों पढ़ाता हूं बेटा लाइन? कई बच्चे बोलते हैं सर आप ये एनसीईआरटी के लाइन को आप बोल बोल के अंडरलाइन करके क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे कमांडो एम्स को फोड़ कर आए, मेरे कमांडो कहीं किसी लाइन में एनसीईआरटी की लाइन में कंफ्यूज ना रहे। एनसीईआरटी उनको ऐसा लगे कि हमने तो एक एक लाइन पढ़ा हुआ, एक एक लाइन पढ़ा है बेटा हमने एनसीईआरटी के, एक एक लाइन, एक सिंगल स्टेटमेंट तक नहीं छोड़ा हमने उसका के। तो वो हमने पढ़ा अच्छे से, उसको भी हमने डिसेक्ट किया हुआ अच्छे से के। हमने जो है फोरा फोरा ऊपर से नहीं पढ़ा, हमने अच्छे से समझ के पढ़ा उसको के, कॉन्सेप्ट समझा हमने, एनसीईआरटी पढ़ा हमने, लाइन भी देखी हमने के, सामने एनसीईआरटी का लोगो भी दिखाई दे रहा है हमको के, क्योंकि हम चाहते ये हैं सिलेक्ट होंगे इस बार, लेकिन अच्छी रैंक से होंगे के, फोड़ कर दिखाएंगे एग्जाम में, इसलिए कर रहे हैं बेटा सारी मेहनत। ठीक है ना? चलो, तो यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए बात को? द फॉर्मर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन आता है, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मेकअप, के नए तरह के जेनेटिक मेकअप बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के, एंड सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन। और कुछ कैरेक्टर बड़े अच्छे होते हैं इसमें। आई बात समझ में? एकदम क्लियर बेटा? ठीक है। Asexual reproduction preserve genetic information while sexual reproduction permits variation के। Asexual reproduction में आपको सेम टाइप की क्रॉप मिलेगी, कोई जेनेटिक वेरिएशन देखने में नहीं मिलेगा आपको के, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जेनेटिक वेरिएशन देखने मिलेगा। क्लियर? फिर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन procedure used in plant and animal breeding very often leads to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired gene के। क्या बोल रहा है? जो परंपरागत हाइब्रिडाइजेशन के तरीके होते हैं उन्हें करने पर हमको जो है वो हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर के साथ साथ, हमारे मनचाहे कैरेक्टर के साथ साथ में कई अनडिजायरेबल जीन भी वहां पहुंच जाते हैं। क्योंकि एक गैमेट जो होता है ना, उसमें केवल गिने चुने जीन नहीं होते, गैमेट में पूरा सेट होता है जीनोम का, तो पूरा का पूरा जीनोम आप यूज कर रहे हो, तो कई अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी मिल जाएंगे यहां पे हमको। ठीक है, लेकिन the technique of genetic engineering which include creation of recombinant DNA, जिसमें हम recombinant DNA को बनाते हैं, use of gene cloning and gene transfer, इसमें हम जीन क्लोनिंग करते हैं, एक जीन के हम कई सारी कॉपी तैयार करते हैं, उसे जीन क्लोनिंग बोलते हैं। एक जीन को कहीं और डाल सकते हैं, उसे जीन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, ओवरकम दिस लिमिटेशन, इससे क्या हुआ कि जो अनडिजायरेबल जीन वाला लिमिटेशन था उसको ओवरकम कर दिया हमने क्या, और हम केवल वही इंट्रोड्यूस ओनली वन और सेट ऑफ डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म के। हम जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है उसमें केवल वही जीन डाल रहे हैं जो हमारे काम के डिजायरेबल जीन है, केवल उन्हीं को हम उसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, क्लियर? मतलब एक बात समझ हमको आ गई कि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने हमको फ्रीडम दिया, ये फ्रीडम दिया कि आप जीन को सिलेक्ट कर लीजिए और डिजायरेबल जीन को आप डाल दीजिए, कि बाकी सारे जीन की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ठीक। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए व्हिच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म के। अब मैंने आपको बताया था, अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताया था के, याद है आपको? नमस्ते अंकल, याद आया एग्जांपल पिछली क्लासमेट के? मैंने कहा था कि ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि कभी हमारे घर में कोई बाहर का व्यक्ति आकर बैठ जाए और हम जानते नहीं है उसको, के हमें नहीं मालूम, हमने पूछा कि कौन बैठे हैं बाहर, जो बैठे हैं अंकल वो कौन है? नहीं, हमने नहीं बुलाया, हम जानते हैं। आप कौन है? उसके पास भी कोई उत्तर नहीं है। बाहर निकलिए भाई साहब, नहीं जानते हम आपको। आप कहां घर में आके बैठ गए हमारे घर में? पागल पागल है क्या आप? आपने उसको बाहर कर दिया। लेकिन वही व्यक्ति यदि आपके पिताजी के साथ घर में आया हुआ है, भाई के साथ घर में आया हुआ है, तो आपने क्या देखा? आपने कहा हमारे फैमिली मेंबर के साथ में कोई व्यक्ति आया है और उसको हमने बैठक खाने में ड्राइंग रूम में बैठा दिया है, तो आप पूछेंगे नमस्ते, चाय पियेंगे आप क्या? पानी पियेंगे आप क्या? चाय देंगे, पानी देंगे। ठीक है, आप उसको ये बोलेंगे नहीं कि चले जाओ। ठीक है, वो अपनी बात कहेगा, आप उसकी बात भी सुनेंगे के, क्योंकि वो अभी क्या है, वो अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ के। तो बिल्कुल वैसे होता है कि बैक्टीरियल सेल केवल जो है, केवल आपने किसी तरीके से आपने बाहर का डीएनए अंदर डाल दिया,
तो वो डीएनए का कोई फेट नहीं है, क्योंकि जब तक वो डीएनए को कोई मल्टीप्लाई ना करे, कोई उसको एक्सेप्ट ना करे। लेकिन यदि बैक्टीरिया के अंदर का प्लाज्मिड निकाला आपने और उसमें आपने वो डीएनए डाला और वो डीएनए को आपने रीइंट्रोड्यूस किया, तो अब प्लाज्मिड बोलेगा कि ये मेरे साथ आया है, मेरा भाई मेरे साथ आया, मेरा दोस्त के अपने आप को मल्टीप्लाई प्लाज्मिड करेगा तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देगा के, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा एक्सपेरिमेंट, है ना। ये एनसीईआरटी लिखता है। क्या लिखा है? क्या आप जानते हैं कि बाहर से एक डीएनए का पीस आपने लाके एक जीव में, एलियन ऑर्गेनिज्म में डाल दिया आपने, तो क्या होगा उसका के? तो देखो, मोस्ट लाइकली द पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि कारण ये उसके पास खुद के पास मल्टीप्लाई करने की क्षमता नहीं है, कोई उसको सेल में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई क्लेम नहीं कर रहा है। लेकिन प्लाज्मिड के साथ में होगा तो प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेबल होते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो प्लाज्मिड के साथ होगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। बट व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, परंतु ये रेसिपिएंट के जीनोम में यदि जुड़ जाए तो ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, इनहेरिट कर सकता है अगली पीढ़ी में के, ठीक। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट के। देखो, अब आपके पास तरीका ये, आप प्लाज्मिड में जोड़ दें इसको या मेन जीनोम के अंदर जोड़ दें आप, ठीक है ना। तो याद रखो, वेक्टर जो होते हैं ना, वेक्टर डीएनए जो बाहर से फॉरेन डीएनए को अंदर लेकर आते हैं, ध्यान से मेरी बात सुना के, वेक्टर डीएनए वो डीएनए होते हैं जो बाहर से फॉरेन डीएनए को वेक्टर सेल के अंदर लेके आते हैं। फॉरेन डीएनए मतलब आपका डिजायरेबल जीन जिसको आप चाहते हो एक्सप्रेस करवाना, है ना। तो जो फॉरेन डीएनए को वेक्टर सेल के अंदर लेके आते हैं, वेक्टर डीएनए होते हैं, वो चार तरह के, टोटल 4 तरह के होते हैं। एक होता है प्लाज्मिड, एक होता है बैक्टीरियोफेज, तीसरा होता है कॉस्मिड एंड फॉस्मिड। तो कॉस्मिड फॉस्मिड की बाद में करेंगे। सबसे कॉमन यूज होते हैं प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, वेक्टर से निकालिए, जोड़ दीजिए, उसमें वापस कर दीजिए। और कई बार क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का यूज भी करते हैं। एनिमल सेल में जनरली हमको प्लाज्मिड देखने नहीं मिलते हैं, बैक्टीरिया में तो प्लाज्मिड होगा, पर एनिमल सेल में क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप बैक्टीरियोफेज जो अटैक करता है प्लांट एनिमल सेल में, आप उसका यूज करोगे। तो जो बैक्टीरियोफेज है वो वायरस है, उसके पास कैपेसिटी है कि वो अपने उसके जीनोम में आप क्या करोगे, अपना डिजायरेबल जीन डाल दोगे। जब वो बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा तो वायरस के डीएनए की टेंडेंसी होती है वो होस्ट के जीनोम से आके जुड़ सकता है, उठ के जुड़ जाएगा जाके उठ के, तो अब क्या होगा, तब भी अब एक्सेप्ट हो जाएगा वो, ठीक है। आगे बात करेंगे इस पर हम। इन ए क्रोमोसोम there is specific DNA sequence called origin of replication के एक क्रोमोसोम के पास में या प्लाज्मिड के पास में ओरी नाम का एक सीक्वेंस होता है, ओरी नाम का एक रीजन होता है बेटा। ओरी को का फुल फॉर्म होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यही जो है वो वास्तव में रेप्लिकेशन को इनिशिएट करता है, यही डीएनए के को मल्टीप्लाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए, बाहर से आए डीएनए को मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को जो है वो एक उस क्रोमोसोम के हिस्से की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं या ओरी कहते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो फॉरेन डीएनए होता है उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला हिस्सा नहीं होता है, इसलिए उसको ऐसे किसी डीएनए के साथ जुड़ना पड़ता है जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। जब वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that the alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism, ठीक है ना। This is also called as cloning or making multiple identical copy of the template DNA के। अब क्या है, हम जरूरी बात यह है कि जो फॉरेन डीएनए बाहर से लिया है हमने, उसको हम किसी ऐसे डीएनए के साथ जोड़ दें जिसके पास में अपने आप को रेप्लिकेट करने की क्षमता हो, अपने आप को ग्रो, अपने आप को डिवाइड करने की क्षमता जोड़ दोगे तो वो फॉरेन डीएनए की कई सारी कॉपी बन जाएंगी, और कई सारी कॉपी बनने को क्या बोलेंगे हम, जीन क्लोनिंग बोलेंगे। और फिर वो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो हमारा मनचाहा उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। ठीक, अब हम बात करते हैं the first instance of the construction of an artificial recombinant DNA molecule के, यानी पहली बार एक artificial recombinant DNA molecule कैसे बना था उस घटना की बात करते हैं। एज पर एनसीईआरटी में जो लिखा उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, एक बात हमने आपको बताया था, कोहेन और बोयर के बारे में हम पहले बात कर चुके थे, जिन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत की एक प्रकार से, ठीक है ना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्ज्ड from the possibility of linking a gene encoding antibody resistance with a native plasmid of Salmonella typhimurium, ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको एक बात मालूम चले कि यानी ये शुरुआती 70s के आसपास की बात है, यानी हम बात करें 70 के दशक की बात है कि उस समय एक बात मालूम चली कि कुछ जीन ऐसे होते हैं, यानी कुछ जीन ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध क्षमता प्रोवाइड करते हैं, और उनको हम जो है साल्मोनेला टाइफिमुरियम का जो है उन प्लाज्मिड में हम जोड़ सकते हैं। क्या लिखा है इसमें, possibility of linking a gene encoding antibody resistance with a native plasmid of Salmonella typhimurium के। Salmonella typhimurium एक बैक्टीरिया है,
इसके प्लाज्मिड में हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, ये हमको मालूम चल गया। मतलब जो, और ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था वो सल्मोनेला टाइफीमुडियम का नहीं था, ये किसी और बैक्टीरिया का था, ठीक है। ये सपोज कि ये एस्टेरिया कोलाई का था, किसी और बैक्टीरिया का था, ठीक है, उस जीन को हम इसमें जोड़ सकते हैं। क्या लिखा, स्टेनले एंड हर्बर्ट बोयर अकॉम्प्लिश दिस इन 1972, ईयर याद रखिएगा, IMPH के साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा बेटा, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हर को जो है वो स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में क्या किया, उन्होंने जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया, उसके पीस को जहां जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का इंफॉर्मेशन था उसे काटा उन्होंने, काटने के बाद उसको उन्होंने प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और प्लाज्मिड को उन्होंने जो क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना दिया। क्या लिखा इसमें, बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय cutting piece of DNA from a plasmid which has responsible for confirming antibiotic resistance। क्या किया इन्होंने एक बैक्टीरिया का ऐसा प्लाज्मिड लिया जिसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे, और उसका वो हिस्सा, वो सेगमेंट जिसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का करेक्टर था, वो जीन उसने काट लिया। किससे काटा, प्लाज्मिड से काटा, है ना बेटा। 8 प्लाज्मिड होते हैं, बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसे ऐसा करने के लिए क्या किया उन्होंने, ऐसा करने के लिए उन्होंने जो है वो एंजाइम का यूज किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, IMP, ठीक है। क्या किया उन्होंने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया, और प्लाज्मिड से वो R प्लाज्मिड, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड से उन्होंने वो जीन का हिस्सा काट लिया जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है। द कट पीस ऑफ DNA वाज लिंक्ड विद द प्लाज्मिड DNA, और इसको उन्होंने क्या किया, दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड DNA में इसको उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। दिस प्लाज्मिड DNA एक्ट एज वेक्टर, ये प्लाज्मिड DNA वेक्टर के रूप में काम करते हैं। टू ट्रांसफर द पीस ऑफ DNA अटैच्ड टू इट, ये DNA का जो टुकड़ा इसमें जोड़ा गया है इसको वो वेक्टर तक लेके जाते हैं। प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ DNA इनटू द होस्ट ऑर्गेनिस्ट के। तो होस्ट बैक्टीरिया में प्लाज्मिड फॉरेन DNA को लेके जाता है, और जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था और प्लाज्मिड वेक्टर था, दोनों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का यूज किया, उसके जोड़ने के लिए उन्होंने DNA लाइगेज का इस्तेमाल किया, जो जोड़ देगा दोनों को आपस में, है ना। DNA लाइगेज का उन्होंने यूज किया, ठीक है। इससे क्या बन गया, देखो, ये मान लो मैंने कहा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था और ये प्लाज्मिड था, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, इससे रिकॉम्बिनेंट बन गया। मैंने कहा ये हो गया प्लाज्मिड, ठीक है, और ये हो गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, है ना। जो दूसरे बैक्टीरिया है क्या बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन गया है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA का नया कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पे। व्हेन दिस DNA ट्रांसफर टू द इनटू एस्चेरिया कोलाई, ए बैक्टीरियम क्लोजली रिलेटेड टू द साल्मोनेला, it could replicate using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies के। अब इससे आप चाहो तो साल्मोनेला टाइफीमुडियम में इंट्रोड्यूस कर दो या एस्चेरिया कोलाई में इंट्रोड्यूस कर दो, के ई कोलाई भी जो है वो लगभग वैसी बैक्टीरिया होता है, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, अब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो प्लाज्मिड मल्टीप्लाई करेगा, कई सारी कॉपीज बन जाएंगी इसके। तो क्या कहा हमने, कहा द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन एस्चेरिया कोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इन एस्चेरिया कोलाई, ठीक है। आप किसी भी बैक्टीरिया में कर सकते हो, परंतु एनिमल जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्टली हम एस्चेरिया कोलाई का यूज करते हैं। तो क्या किया हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जो है वो प्लाज्मिड में जोड़ा और बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब बैक्टीरिया जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा वो जीन की कॉपी तैयार हो जाएंगी क्या, और वो जीन उस करेक्टर को, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट करेक्टर को बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, ठीक है। क्या बोलेंगे, किसी चीज को हम बोलते हैं जीन क्लोनिंग भी कहते हैं इसको हम, क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाला एनसीईआरटी ने कि देखो देयर आर 3 स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, के किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, जीएमओ को बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होती हैं। पहला स्टेप होता है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए उस डीएनए सीक्वेंस को जो चाहिए आपको, मतलब आप चाहते क्या हैं, आपकी एक इच्छा कि आप चाहते किस तरह का प्रोडक्ट है, उसके लिए आप जीन को आइडेंटिफाई कीजिए, डिजायरेबल जीन को पहचानिए। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, फिर आप होस्ट को सिलेक्ट कीजिए किस बैक्टीरिया में आप डालना चाहते हैं, ठीक है ना, और आप उसमें फिर डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस कराइए। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनिट, के अब जो डाल दिया आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार किया, होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया, अब होस्ट को मेंटेन कीजिए, मल्टीप्लाई कराइए उसको आपके, ताकि आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल सके, ठीक है। चलिए, तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप हो गए यहाँ पे। तो आज के लेक्चर में क्या देखा हमने, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप्स क्या है। हमने देखा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों यूनिक होता है, कितने तरह के होते हैं, ब्लंट एंड क्या होता है, ओवरहैंग्स क्या होते हैं, तो कई सारे टेक्निकल चीजों को हमने आज समझा बेटा, ठीक है। और इस पर कई सारे एमसीक्यूज बनते हैं, और वो एमसीक्यूज क्या है उसके लिए आप डीपी जरूर सॉल्व कीजिएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल दी बेस्ट।
तो आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा। हमने देखा कि रेस्टोरेंट एंजाइम कितने तरह के होते हैं, ब्लंट एंड क्या होता है, और बहुत सारे जो है वो कॉन्सेप्ट को देखा हमने। अब इसका मतलब यह है कि अगली क्लास के पहले खतरनाक एमसीक्यू सामने आने वाले, तो अच्छे से इस लेक्चर को दिमाग में रखिएगा, मेमोराइज रखिएगा इस लेक्चर को, उठ के भूलिएगा मत। जब मैं अगली बार क्वेश्चन पूछूंगा तो फटाफट आपको आंसर भी करते चलना है ना बेटा? तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.